क्या कहना चाहेंगे ये बजट सत्र किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का ये चौथा बजट सत्र था और जो आज समाप्त हुआ है। और स्वाभाविक रूप से इसके पश्चात एक ही बजट सत्र और रहता है और वो भी चुनावी वर्ष का। अब की बार सभा के अंदर भी कहा, बाहर भी कहा है कि बहुत सारी व्यवस्थाओं को तार तार किया गया। बजट सत्र दो हिस्से में किया गया। राज्यपाल अभिभाषण पर जो चर्चा उनके प्रस्तुति करने के बाद तुरंत होनी चाहिए थी, उसको रोका गया। बाद में चर्चा की गई दूसरे फेज में। और इसके अलावा जो सबसे ये बजट जो जिस चीज के लिए याद किया जाएगा वो इसलिए कि हिमाचल के इतिहास में जब से हिमाचल एग्जिस्टेंस में आया है, अस्तित्व में आया है, उसके बाद बजट जो भी प्रस्तुत हुए हैं वो आगे बढ़ने की दिशा में हुए हैं। और अब की बार का ये बजट पिछले बजट की तुलना में 3,500 करोड़ रुपए से भी कम का बजट प्रस्तुत किया गया। बहाना कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद ये सच्चाई है कि हिमाचल प्रदेश में इस बजट सत्र के दौरान जिस प्रकार से एक अफरा तफरी का एक माहौल कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखा है और जिसका परिणाम आपने बजट पर भी देखा है, वो सबके सामने है। मैं दो तीन चीजों का उसमें जिक्र जरूर करना चाहूंगा कि बजट घाटे का और लोन लेने की दर आज तक के हिमाचल प्रदेश की इतिहास की जितनी भी सरकारें रही हैं उनमें सबसे ज्यादा लोन, मैं 3 सरकारों का जिक्र करता हूं। आदरणीय धूमल जी की सरकार का, आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की सरकार का और उसके बाद हमारी सरकार का, जिसमें मैं बतौर मुख्यमंत्री था, वित्त मंत्री के नाते भी जो हमने बजट प्रस्तुत किए। धूमल जी और वीरभद्र सिंह जी की सरकार के दौरान जो लोन लेने की दर प्रति वर्ष अगर रही वो लगभग 10% के लगभग रही, 10%। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब मुझे 5 साल तक उस सरकार का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ तो इट वाज 7.2% लोन लेने की दर। और अभी की वर्तमान सरकार का अभी ये चौथा बजट हुआ है, लेकिन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में जो लोन लेने की दर रही है वो रही है 16.5%, हाईएस्ट एवर। और जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बार बार कहते थे कि लोन लिया, तो मुझे लगता है कि ये रोना बंद करना चाहिए कि लोन में तो रिकॉर्ड आपने स्थापित कर दिया। आज हिमाचल प्रदेश का लोन जहां हमने छोड़ा था 69,600 करोड़ रुपीस पर, आज हिमाचल प्रदेश का ऋण पहुंच गया 1,10,000 करोड़ से ऊपर। ये स्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में 3.5 साल के कार्यकाल में बनी है तो इसके लिए अगर किसी को आरोप, किसी को अगर दोष जाता है तो वो वर्तमान की सरकार को जाता है। सारे विकास कार्य की कोई संभावना नहीं है। नौकरियों की गारंटी दे रखी है 5 लाख की, लेकिन किसी भी बेरोजगार को नौकरी मिलने की संभावना नहीं है। कर्मचारियों को कहा कि आपके सारे एरियर्स, आपके सारे ड्यूज, चाहे वो डीए है, वो सारे क्लियर किए जाएंगे, लेकिन अभी इस बजट में उनके लिए ना कोई प्रोविजन है, ना कोई संभावना दिख रही है। और यहां तक कि अब की बार इस बजट में आपने देखा कि पहली बार ये हुआ कि सैलरी डेफरमेंट का, यानी कि सैलरी को भी
विलंबित करने का फैसला किया गया, चाहे वो डीजीपी की है, चीफ सेक्रेटरी की है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर की है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलए एंड और उसके बाद और कर्मचारियों की। मुझे मालूम नहीं कानून के दायरे में वो उसका परिणाम क्या होगा, लेकिन फैसला लिया गया। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के अंदर विपक्ष ने बहुत जोरदार ढंग से अपनी आवाज बुलंद की है, प्रभावी ढंग से हर मुद्दे पर सरकार को घेरा है। सरकार जवाब देने की स्थिति में नहीं हो पाई है। अब की बार बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो विधानसभा के अंदर विपक्ष की ओर से हमने उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका जवाब, विधानसभा का सत्र आज समाप्त हो गया, उसके बावजूद भी नहीं मिल पाया है। और बड़ी बात, जहां सत्र समाप्त हुआ है तो समापन के इस दौर में, इस छोर में आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश के अधिकारियों की लड़ाई, जिस पर सरकार पूर्ण रूप से, मुख्यमंत्री पूर्ण रूप से खामोश हैं, बोलने की स्थिति में। उसकी वजह हमने जानने की कोशिश की। आज भी अंतिम दिन सत्र के इस मामले को माननीय सदस्य रणधीर शर्मा ने उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने जवाब नहीं दिया। हमने उठाया, जवाब नहीं दिया। सतपाल सत्ती ने उठाया, जवाब नहीं दिया गया। आपके चीफ सेक्रेटरी विधानसभा के प्रेमाइसेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना पक्ष रखिए, लेकिन बहुत सारे अधिकारियों के बारे में गंभीर टिप्पणियां करके चले गए। आपको उसके बावजूद भी कुछ नहीं कहना है। और हम इस बात को लेकर के बड़ा साफ कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को संरक्षण वर्तमान सरकार, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं, उसमें पूर्ण रूप से संरक्षण है। पूर्ण रूप से संरक्षण प्राप्त नेता लोग हैं और पूर्ण रूप से संरक्षण कुछ अधिकारी हैं। मुख्यमंत्री जी को सब जानकारी होने के बावजूद कहने की स्थिति में नहीं हो पा रहे। कार्रवाई तो दूर की बात है। और हम इसलिए बातों का जिक्र कर रहे हैं कि विधानसभा के अंदर एक बार ने हमने अनेकों बार इस मामले को उठाया कि आखिर वजह क्या है। जो कंट्रोवर्शियल अधिकारी, जिनके बारे में पूरा प्रदेश जानता है, उनको बहुत प्राइम पोस्टिंग दी गई है, जबकि पूर्व सरकार के दौरान उनको कुछ को पद से हटाया गया, कुछ को महत्वपूर्ण पद नहीं दिया गया उनके चाहने के बावजूद भी। लेकिन वर्तमान सरकार में वो सब के सब जो है ऐसे दायित्व पर हैं, महत्वपूर्ण दायित्व पर हैं, और जिसके कारण मुख्यमंत्री उनको हटाने की या कुछ बोलने की स्थिति में, हटाने की दूर की बात, लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए। और खासतौर से जो मुख्यमंत्री जी की जो टिप्पणियां विधानसभा के अंदर जिस प्रकार से रही हैं, उस पर हमने, ठीक है, हमने अपनी बात रखी है। जहां बात आराम से सुनी गई वहां आराम से रखी गई, और जहां बात आराम से नहीं सुनी गई तो वहां भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी जोरदार उसका विरोध करते हुए अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल का यह चौथा बजट अत्यंत निराशाजनक रहा है, और सभी वर्ग, नौजवान बेरोजगारी के कारण नाराज है। जिनको ये वादा दिया गया था कि 53 साल की नौकरी, पक्की नौकरी, पेंशन वाली नौकरी, जो गारंटियां दी थी, उन गारंटियों पर लगातार झूठ बोलते बोलते 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके बावजूद भी गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही है। और अभी भी जो जिन बजट की स्कीमों का इन्होंने ऐलान किया है, इनकी तो बात छोड़िए, अब तो गंभीर आर्थिक संकट में हिमाचल प्रदेश है। लेकिन पहले बजट की, दूसरे बजट की, तीसरे बजट की जो घोषणा की है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी। हिमकेयर योजना को बंद करने के लिए, सारा योजना को बंद करने की वो बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद
जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों पर तथ्य नहीं है। अब सहारा योजना की अगर मैं बात करूं, अब एक मरीज है बेचारा रमेश कुमार करके, और मीडिया के साथियों ने भी उनके वो विजुअल देखे होंगे, उनके वीडियो, वो बेड सोल हो गए हैं, बहुत गंभीर अवस्था में है। और उसकी बारे में, वो थरोट का रहने वाले हैं, ये चौपाल के, शिमला जिला के, लेकिन हैरानी की बात है वो अभी तक जिंदा है। और उसकी सहारा पेंशन ये कह करके बंद कर दी कि वो जो है उसने 9 महीने से पेंशन की, उसको जो है मृत घोषित कर दिया है कि उसकी डेथ हो गई। सरकार की संवेदनहीनता आप कल्पना करिए। मरीज जिंदा है, लेकिन सारा योजना बंद करनी थी, इसलिए बंद कैसे की जा सकती है कि मरे हुए को ही घोषित कर दिया कि वो मर गया है, इसलिए बंद कर दिया। ये स्थिति है हिमाचल प्रदेश में। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के हमने गंभीर प्रश्न खड़े किए। शूलिनी यूनिवर्सिटी का आपके सामने उदाहरण है, बच्चे ने आत्महत्या की है, उस बारे में कोई विधानसभा के अंदर कोई टिप्पणी की नहीं। पूरा यूनिवर्सिटी के कैंपस में आंदोलन चला हुआ है। और ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं कानून व्यवस्था की हिमाचल प्रदेश में घटित हुई है, जहां गोलियां चली हैं, जहां मर्डर हुए हैं, और जहां जो माफिया के हिसाब से, चाहे वो चिट्टा माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, चाहे वो शराब माफिया है, चाहे वो जंगल माफिया है। चौपाल में घटना, चौपाल शिलाई में भी हाल ही में जंगल काटने की घटना हुई, उस पर कोई जवाब नहीं। धर्मपुर में जंगल काट दिए गए, जंगल पूरा ऐसा काट दिया गया कि जिस सैकड़ों ट्रक लकड़ियों के वहां पर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं। तो इसलिए आतंक भ्रष्टाचार में डूबी उस सरकार के बारे में अब मुझे लगता कि अब लोग ही फैसला करेंगे, और लोगों का फैसला निश्चित रूप से यही होगा, जब चुनाव होगा तो उखाड़ फेंकेंगे, जड़मूल से उखाड़ फेंकेंगे। थैंक यू। सुनने का आपने जिक्र किया, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उसमें निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका को लेकर, और इस मामले में सरकार का चुप रहना बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या गठजोड़ है? देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूँ ना, ये सारी चीजों को लेकर के कानून व्यवस्था तो सरकार की प्राथमिकता रही नहीं। शिक्षा के स्तर की बातें कह रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर कहां जा रहा है, इस बात को लेकर के आप कल्पना लगा सकते हैं। अगर शूलिनी यूनिवर्सिटी में वो घटना घटित हुई है, वहां पर बिल्कुल नाराजगी है, बच्चों में है, पेरेंट्स में नाराजगी का एक दहशत का माहौल है। वहां पर सरकार उस सारी मामले को लेकर के जानकारी भी हासिल करने की उचित नहीं समझ रही है, कार्य करने से दूर की बात है। तो निश्चित रूप से इन सारी चीजों के लिए अगर संरक्षण मिल रहा है सरकार की ओर से, तभी ये सारी चीजें हो रही हैं, जो चिंता का विषय है। यही कह रहा हूं मैं, रेगुलेटरी कमीशन को भी उसमें कार्रवाई करनी चाहिए, और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश की सरकार को संज्ञान लेकर के तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चे की मृत्यु हुई है, सुसाइड नोट उन्होंने लिख करके भेजा है, वहां पर रखा, और उसके बावजूद भी उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर। एंटी डिफेक्शन लॉ में अमेंडमेंट लाया गया है, ऑपोजिशन ने कहा है ये पॉलिटिकल वेंडेटा बेस्ड है। स्पीकर कह रहे हैं एज पर टर्म्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हिमाचल इज लीडिंग अहेड फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। देखिए, मैं इस बात को लेकर के जो कहना था हाउस के अंदर कह चुका हूं। विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध बदले की भावना के साथ ये बिल लाया गया है। अब राजनीति में कभी इस तरह के दौर आते हैं, आकर के वो दौर चला गया। आप आगे के लिए उसमें अमेंडमेंट की शेप पे कुछ चीजें करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं कि दल बदल कानून को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट किया जाए, सख्त किया जाए, ये समझ में आती है। लेकिन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो इलेक्ट होकर के सदन के अंदर शपथ ले चुके विधायक आज वो विधायक नहीं है, तो उनकी पेंशन काटने का, उनकी पेंशन का प्रावधान बंद करने का मुझे लगता है कि ये कतई भी कानूनी तर्कसंगत मुझे नहीं लगा। और मैं इस बात को लेकर के सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि हाई कोर्ट
में या कहीं भी कोर्ट की नजर में जब जाएगा कानूनी तौर पर ये जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों की भी उन्होंने पेंशन बंद कर दी थी और हाई कोर्ट ने रिस्टोर कर दी, तो ऐसी सूरत में ये भी उस दिशा में जाएगा। और इसलिए जब विधानसभा के अंदर जो बिल लाया जाता है, विधानसभा में वो पारित किया जाता है और कानून की नजर में उसमें खामियां देखी जाती हैं, तो परिहास विधानसभा का होता है, मजाक होता है। तो इसलिए हमने कहा था कि बदले की भावना के साथ आप काम मत करिए। आपने उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ एफआईआर कर दी, उनके घर जमीन आपने सारी नाप दी, आपने उनके खिलाफ 8-8 घंटे जो है मामले दर्ज करके थाने में बिठा के रखा है, और उसके बावजूद भी आपका मन नहीं भरा। तो ये बहुत नीचे की सोच, जिसको मैं कह सकता हूँ, सोच में गिरावट आ गई है। मुख्यमंत्री को थोड़ा इन सारी चीजों से ऊपर उठना चाहिए। अगर आपसे वो बिल्कुल भी किसी बात को लेकर के सहमत नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भी जो भी आपसे आपकी बात से सहमत नहीं, उनके खिलाफ आप मामले दर्ज करते रहो। अपोजिशन इसको कानूनी तौर पर चैलेंज करेगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ? नहीं, देखिए, ये तो इंडिविजुअल कैपेसिटी पर वो लोग करेंगे, हम भी एग्जामिन करेंगे, लेकिन उसके बावजूद इंडिविजुअल कैपेसिटी पर उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है, वो विचार करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जब सोचे समझे फैसले नहीं लिए जाते हैं, फैसले ही जब फिर आप मीडिया के सामने हम बात वो कह देते हैं, अपरिपक्व फैसले, बिना विचार किए फैसले ऐसे लिए जाते हैं। क्या औचित्य है कि हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार रोस्टर में 5% डिप्टी कमिश्नर को देने का अधिकार, ये भी आरक्षण आप करेंगे। सारे के सारे डिप्टी कमिश्नर सिर पकड़ करके बैठे हुए हैं। वो बोलते तो हमारे लिए तो आफत हो गई है। अब किसकी सुने? सब मंत्री बोल रहे हैं मेरा ये खास आदमी, इसके लिए ओपन करो, मेरा ये खास आदमी है, इसके लिए महिला के लिए आरक्षण कर दो। अपने अपनी सुविधा के हिसाब से वो तर्क देने की कोशिश कर रहे हो। और देखिए, जब एक फॉर्मूला पूरे देश भर में है आरक्षण का, जिसमें पॉपुलेशन बेस है, पॉपुलेशन के साथ साथ में आपका जो है जो रोटेशन उसका बेस है, तो उस सारी चीज को लेकर के उस तरह से करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ चीज हासिल कर पाएंगे। पंचायत के चुनाव स्थगित करने के लिए हाई कोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, और अब अल्टीमेटली जब चुनाव हो रहे हैं तो फिर उसमें जो है इस प्रकार की हरकतें करने से सरकार से जो प्रयास है उसमें कोई लाभ नहीं मिलने वाला। तो भ्रष्ट अधिकारी को आपने मामला उठाया, क्या केंद्र से भी मांग करेंगे कि सेंट्रल एजेंसी द्वारा ये जांच की जाए? थोड़ा सारी चीजों को हम एग्जामिन करेंगे, निश्चित रूप से एग्जामिन करेंगे, लेकिन इस स्तर पर, जिस स्तर पर अधिकारियों के ऊपर आरोप लगे हैं, ये बहुत बड़े गंभीर हैं। और खास तौर से मुझे मालूम नहीं कि मुख्यमंत्री की क्या व्यवस्था है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे अधिकारियों को आपने बहुत महत्वपूर्ण दायित्व रखा है, जिनके बारे में 15-20 मिनट का भाषण विधानसभा के रिकॉर्ड पर आपके द्वारा दिया हुआ है, वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। वो आपके सरकार का संचालन कर रहे हैं। और जिन अधिकारियों ने जिस अधिकारी ने अभी की है, उनके बारे में गंभीर आरोप लगे हैं। और आरोप हमने नहीं लगाए हैं, एक व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन ले करके सारे कागज पेश करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस में जो है वो कंप्लेंट की है। उसमें मुख्यमंत्री जो है बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उस अधिकारी ने बाकी अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाने की दिशा में अपने आप को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि उनको भी कन्फाइन होना चाहिए। जिस बात का आरोप उनके ऊपर लगा है, उस सारी बात को लेकर के अपनी बात कहें, पर्याप्त है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारियों से काम निकलवाने चाहिए, उनसे काम निकलवाने चाहिए अधिकारियों से, उनको आपस में लड़ने दीजिए। देखिए, ऐसा बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है मुख्यमंत्री का। ये आपके जो है गवर्नेंस की जो है वो एक रिफ्लेक्शन देता है कि आप पूरी तरह से अधिकारियों के हाथों के कठपुतली बन चुके हैं। आपका नियंत्रण अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों की आपसी लड़ाई है और आपकी सरकार को अधिकारी खिलाते थे, इसलिए बेड़ा गर्क तो आपकी सरकार में हुआ। देखिए, बेड़ा गर्क तो आज देख रहा है प्रदेश। हमारी सरकार के दौरान अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी
जिन अधिकारियों के ऊपर इस तरह की बात, थोड़ी बहुत भी बात आई, हमने उनको दायित्व से मुक्त किया, हटाया है। और वही व्यक्ति हटा सकता है जो अपने आप में ठीक है। इसलिए अगर बात आती है तो मुख्यमंत्री जी तक बात जाती, क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि खुद ठीक नहीं है। रेंटल टैक्स को लेकर जो है अभी भी पंजाब के क्षेत्रों में नारेबाजी हो रही है, सरकार कहने के लिए हमारा प्रोग्राम अब तक लागू नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज नोटिफाई करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी कई दिनों से कुछ बातें कह रहे थे, तभी हम बार बार कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी, जो भी फैसला लेना है सोच समझकर फैसला लीजिए। फैसला ले लिया एंटी टैक्स पर, और आखिरकार उस फैसले पर आपको फिर जो है वो यू टर्न लेना पड़ा है, और उसके कारण लोगों के बीच में कितनी जगहंसाई हो रही है, लोगों के बीच में कितनी बड़ी कठिनाई हो रही है, इस बात का आपको एहसास है कि नहीं है? और पंजाब में तो ये धमकी दे दी है कि अगर मुख्यमंत्री पंजाब में आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। और अभी भी उसके बावजूद भी इस फैसले पर विधानसभा के अंदर वक्तव्य देने के बाद विधानसभा के बाहर कुछ और पलट करके और बयान दिया उनने, और उसके बाद नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं हो पाई है। जो भी फैसला लेना है वो समय पर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात फिर से दोहराई है। वो कह रहे हैं जितनी आरडीडी आपको मिली, अगर मुझे मिलती तो मैं हिमाचल को परिवर्तित कर देता। ठीक है, चलो, अब आपको नहीं मिली, मैं आंकड़े अगर आपके सामने रखूं, अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की अगर मदद की अगर हम बात करें, 2021 और 22 में हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर के जो केंद्र से हर तरह से जो मदद मिली है वो थी 25,340 करोड़ रुपए। 2022-23 में 23,073 करोड़ रुपए की, 2023-24 में 25,815 करोड़ रुपए की, और 2024-25 में 25,813 करोड़ की, और 25-26 में 26,450 करोड़ रुपए की, और 26-27 में 25,634 करोड़ रुपए की जो है केंद्र सरकार की ओर से, जो चाहे वो टैक्सेस का शेयर है, चाहे वो डेवल्यूशन का पैसा है, चाहे वो सीसीएस के अंतर्गत अनुदान है, चाहे वो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है, उन सारी चीजों को लेकिन डिफरेंस आपको बताऊं मैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। 26,450 करोड़ रुपए और 25,634 करोड़ रुपए, यानी कि बहुत कम अंतर है अगर हम पिछले साल और इस साल में करें, क्योंकि केंद्र पैसा दे रहा है। और केंद्र के इतना पैसा मिलने के बावजूद भी आप केंद्र का धन्यवाद न करें और उसके बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराएं, तो मुझे लगता कि वो उचित नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास को गति मिल रही है वो केंद्र सरकार की वजह से मिल रही। 3,920 करोड़ रुपए तो अभी 3 दिन पहले मिला है, उसके बावजूद उसके लिए भी धन्यवाद नहीं किया गया। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आपको तो बहुत अंतर नहीं है। ये आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि बीजेपी की पूर्व सरकार की वजह से, केंद्र की मोदी सरकार की वजह से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये आरोप सरासर गलत है। आपका अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई नहीं है। आप कतई भी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक निर्भरता की दिशा में कोई कदम इस प्रकार के उठा नहीं पा रहे हैं। काम करने की स्थिति में अपने सिर से इस बला को दूसरे के सिर पर डालने की जो कोशिश करी, इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जब अपने आप भाषण दे रहे हैं, भाषण के पृष्ठ में जो तीसरा या चौथा पैरा उनका है जिसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है रेवेन्यू सरप्लस कभी नहीं हो सकता है, और उसके बाद बोलते हैं, उसी भाषण के समापन में बोलते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा, 2032 में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश जो है अमीर राज्य बनेगा देश में। कोई आधार तो हो, कोई फॉर्मूला क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कंफ्यूज सरकार बुरी तरह से, और जिसका आधार बिल्कुल अब पूरी तरह से खिसक चुका है, अपनी बातें कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल के लोगों को कठिनाई का दौर झेलना पड़ेगा वर्तमान सरकार, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी है। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है, और इस गलती को सुधार करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव होगा तो सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे लोग।
ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।